हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और हैम्पशायर के बीच में। ये मैच होने जा रहा है कैरिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। लास्ट मैच डे में भी हमारा मैच जो था काफ़ी अच्छा गया था। एसेक्स और केंट का जो मैच हुआ था काफ़ी सही गया था हमारे लिए। यूनिक कैप्टन जो थे मैट क्रिशली, बहुत लोग उनको ले भी नहीं रहे थे और कुछ लोग कैप्टन हसन बना रहे थे। हमारे लिए काफ़ी इजी चॉइस था वो, और बाकी भी चीज़ें काफ़ी हद तक सही गई थी। सब चीज़ें तो नहीं, पहला मैच था तो कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, तो हुआ भी था, लेकिन मोस्टली चीज़ें अच्छी गई थी और इतना तो चीज़ें सही गया ही था कि आप वो मैच जीत सकते थे स्मॉल लीग में। बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये दोनों ही जो टीम है ना, सरे और हैम्पशायर, स्पेशली मैं कहूँगा हैम्पशायर के बारे में, ये जनरली बॉलिंग डिपेंडेंट टीम होती है, ठीक है। हैम्पशायर के पास बैटिंग में कभी भी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कभी रहा नहीं है। 2 से 3 मैक्सिमम प्लेयर्स होते हैं अगर आप सीज़न परफॉर्मर्स की बात करेंगे, जिनके ऊपर इनका सीज़न जो है वो चलता है। और ये सीज़न मैं सिर्फ मतलब काउंटी चैंपियनशिप के सीज़न की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल जो इंग्लिश समर होता है, चाहे आप T20 सीज़न की बात करें, 50 ओवर सीज़न की बात करें, तो ये होता है। लेकिन इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी रहती है और ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ। अगर आप लास्ट सीज़न या उससे पहले भी उससे पहले से भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा कि इनके टीम में एक बहुत ही बढ़िया कैप्टन है जेम्स विंस के रूप में, जो मतलब एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में भी मैच को निकालने की एबिलिटी रखते हैं और टीम से खेल निकालना जानते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। हालांकि वो चीज़ें आपको लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ज़्यादा देखने को मिलेंगी, 4 डे मैचेस में उतना ज़्यादा नहीं, तो इसलिए उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रहता है। जितना इनका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये करते हैं। दूसरी तरफ से अगर बताया जाए सरे, तो ये पावर हाउस है। इनके टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। मतलब इनके टीम में भी आप बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देख लेंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट या तो खेल रहे हैं या तो कभी खेलते थे, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से, लेकिन उस लेवल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म ये नहीं कर पाते हैं। कभी कभार बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं, कभी कभार बहुत ही खराब होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे आपको पता होगा कि लंदन में 2 ग्राउंड होते हैं। एक तो लॉर्ड्स का ग्राउंड होता है जो बहुत ही फेमस है, और ये है कैरिंगटन ओवल। यहाँ पे स्पिन जनरली होता है, स्पिन का काम होता है। ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी हमने कई बार देखा हुआ है। क्या होता है कि जैसे जैसे सीज़न आगे चलता जाता है ना, तो वो स्पिनर्स का रोल जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनके टीम में काफ़ी क्वालिटी स्पिनर्स हैं, स्पेशली इस फॉर्मेट के लिए, जो इनके लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं इस ग्राउंड पे। लास्ट सीजन में भी इनकी तरफ से जो स्पिनर्स थे, अमर विर्दी थे, डैन मुडियाटी थे, ये काम पे आए थे। रविचंद्रन अश्विन भी कुछ मैचेस खेल के गए थे, लेकिन वो एक मिड स्टेज के बाद या एंड के स्टेजेस में जब हम पहुंचते हैं तब। लेकिन उसके अलावा भी इनके पास भी बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छी होती है। तो मोटा मोटा आप ये चीज़ देख सकते हैं कि दोनों का ही बॉलिंग अटैक अच्छा है। बैटिंग कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नाम के बेसिस पर या ऑन पेपर आप देखेंगे तो सरे के पास थोड़ा ज़्यादा आपको बैटिंग फायर पावर देखने को मिल जाता है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं करते हैं। आखिरी सीजन की बात करें तो दोनों टीम डिफरेंट ग्रुप्स पे थे। सर ने 5वें स्थान पर खत्म किया था डिफरेंस डिवीजन 2 में, जो 6 टीमों की टेबल, 6 या 7 टीमों की टेबल होती है शायद, तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, समझ सकते हैं। हैम्पशायर का भी उतना कुछ खास नहीं था, हालांकि हैम्पशायर डिवीजन 1 पर थे और साढ़े थे डिवीजन 2 पे। आखिरी अगर हम 5 की बात करें तो हैम्पशायर यहाँ पर 2-1 से आगे चल रही है। ऊपर भी आप रैंकिंग से भी समझ सकते हो कि ओवरऑल हैम्पशायर का बेटर परफॉर्मेंस रहता है सरे से। डिस्पाइट सरे के पास अगर आप नाम के बेसिस पे बात करेंगे तो प्लेयर बेहतर रहते हैं, और 2 मैच टाई भी हुए हैं। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स की बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले सीजन में कोई मैच हारी नहीं थी सरे। यहाँ पर मैचेस के रिजल्ट वो नहीं ला पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं पे जाके वो इतना स्लो हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पे जाके, सिर्फ उनका नहीं, कोई भी टीम जो आती है वो इतना स्लो हो जाती है कभी कभार कि मतलब मैच तो चल ही रहा है, लेकिन स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी नहीं होती है। आप अगर मैच को, चलिए मैच अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, स्कोर बोर्ड फॉलो कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि 3-4 घंटे के बाद भी ज़्यादा स्कोर्स नहीं बने। शायद विकेट नहीं गिर रहे हैं, लेकिन स्कोर्स ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो इसीलिए उतना कंसिस्टेंटली यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन बड़ी बात जो है कि पिछले सीजन में कोई मैच नहीं हारी है सरे की टीम। यहाँ पे 5 हुआ है टाई और 2 मैच वो जीते हैं। और उसके पहले वाले सीजन में जब बॉब विलिस ट्रॉफी हुआ करता था, तब हालांकि 3 मैचेस के ही रिजल्ट आए थे और वहाँ पर वो 1 मैच जीते थे और 2 मैच हारे थे। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े नाम हैं सारे के बैटिंग लाइनअप में। हाशी मामला, ओली पोप, रॉरी बंस, ये तो फिर भी उनका नाम मैंने लिखा है जो मतलब अच्छा करते आए हैं ओवरऑल सीजन में। इसके अलावा भी काफ़ी नाम हैं जिनमें से आप बेन फोक्स का नाम देख सकते हैं, जो इंग्लैंड के नेशनल टीम में भी खेल चुके हैं। जेसन रॉय होते हैं, सैम करन, टॉम करन, तो बहुत सारे प्लेयर्स इनकी टीम में होते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उस लेवल का परफॉर्मेंस आता नहीं है। हैम्पशायर की तरफ से जेम्स विंस, आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे आप देखेंगे बैटिंग के एवरेजेस देखिए 78, 47, 58, और यहाँ पर जो हाईएस्ट एवरेज है जेम्स विंस का, उनका 40 है, और उसके बाद यान हॉलैंड 33। तो डिफरेंस समझ सकते हैं आप। और बेन ब्राउन जो पहले ससेक्स के होकर खेलते थे, इस सीजन में नए आए हैं, ससेक्स का कैप्टनसी भी कर चुके हैं वो, तो वो हैम्पशायर की टीम में जुड़ चुके हैं। तो ये अलग
है, मतलब ये पिछले सीजन में हैम्पशायर की टीम से नहीं थे। और सरे की तरफ से बॉलिंग पे आपको दिखेगा ये कुछ नाम है, जहाँ पर अमर विर्दी जो इनके लिए मेन स्पिनर हुआ करते हैं इस फॉर्मेट में, अभी तक उनको ज़रूरत नहीं पड़ा है, पहले मैच में भी और इसमें भी स्क्वाड में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको इनका रोल जरूर बढ़ता हुआ दिखेगा। हैम्पशायर की तरफ से ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ था। लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं कि भले ही बैटिंग में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा हो, लेकिन बॉलिंग पे आप फिगर्स देखिए कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस रहा है हैम्पशायर के बॉलरों का कंपेयर टू सरे के बॉलर्स। इसलिए मैच का रिजल्ट जो ज़्यादा आना चाहिए इस फॉर्मेट में, जिसकी वजह से आप रिजल्ट आपकी जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो हैम्पशायर के पास ज़्यादा रहता था हमेशा ही। अभी आ जाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में तो क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा ब्रीफली जाता हूँ, मैं इनिंग्स वाइज नहीं दिखा रहा, क्या हो रहा है मामला वो नोटिस करने की कोशिश करो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया दोनों टीम के बारे में मेन आइडिया, उसको आई होप अपने डाइजेस्ट कर लिया होगा। उसके बेसिस पर देखते हैं कितना ज़्यादा हम यहाँ पे सिमिलर चीज़ें देख पाते हैं। तो ये है 2019 का मैच और पहला मैच जो हम देख रहे हैं ओवल में, मतलब केरिंगटन ओवल में। हैम्पशायर ने बनाया था 367। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको डोनाल्ड, माफ करना, हॉलैंड, ऑर्गन और काइल अबॉट दिख जाते हैं। ये कुछ बॉलर्स थे करंट स्क्वाड में से। बहुत सारे बॉलर्स पहले खेलते थे इनकी टीम में, सारे की टीम में, वो अभी नहीं खेल रहे हैं। सर ने विशाल स्कोर खड़ा किया। ओली पोप, इस नाम को बहुत गौर से देखना पड़ेगा आगे जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे। 221 रन इन्होंने बनाए थे। बाकी ये कुछ बॉलर से हैम्पशायर ने यहाँ पर मैच ड्रॉ कर लिया। और डॉसन दूसरे इनिंग्स में इनका रन था और ऑर्गन के दोनों ही इनिंग्स में कुछ ना कुछ रन आए थे। और विर्दी 3 विकेट, तो कोई उसका इफेक्ट नहीं आया था, मैच हो गया ड्रॉ। हालांकि यही वही बात है, मैच पूरा यहाँ पर हुआ था कि लेकिन रिजल्ट निकालने लायक टाइम पे नहीं स्कोर कर पाई थी दोनों ही टीमें। अगला मैच ये हुआ था साउथहैम्पटन में, जो कि हैम्पशायर का घर होता है। हैम्पशायर की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही, ठीक है। लीड करा किसने? जॉर्डन क्लार्क। सरे की बैटिंग अच्छी नहीं रही, हालांकि पोप कंसिस्टेंट है। और ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से बारकर का नाम आपको साउथहैम्पटन के ग्राउंड में मोस्टली देखने को मिल जाता है। बाकी अबाउट यहाँ पर भी कंसिस्टेंट रहे हैं। हैम्पशायर की तरफ से ऑर्गन फिर से इनका नाम आया है, डॉसन नाम आया है, विंस और ये कुछ नाम आए थे। ये कुछ बॉलर्स थे जिन्हें परफॉर्म करा। सरे की बैटिंग अच्छी नहीं रही। तो साउथहैम्पटन मतलब अपने घर पे जैसे पहला मैच किया हैम्पशायर ने, उन्होंने जीता करा। ऑर्गन की बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आई थी और ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं। तो ये पहला मैच जो रिजल्ट आया था और वो भी हैम्पशायर के घर पे। अगला मैच ये मेरे ख्याल से न्यूट्रल वेन्यू था, अरुणडेल का। सरे की बैटिंग फावर से खराब रही। हॉलैंड थे करंट स्क्वाड में जिन्हें परफॉर्म करा और ये कुछ परफॉर्मेंस से स्कोर्स वगैरह हम नोटिस करेंगे, ज़्यादा नहीं बना था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन हैम्पशायर ने यहाँ पर भी काफ़ी डोमिनेटिंग डिजाइन कर रहा था। और ये उस टाइम का सरे का टीम है जब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो रहे हैं, जैसे कि ओली पोप, बेन फोक्स, रॉडी बर्न्स, हाशिम आमला, ये खेल नहीं रहे थे, ठीक है। तो उसका रिफ्लेक्शन आना ही था। और हैम्पशायर, जैसे मैं पहले ही बताया था कि हैम्पशायर यहाँ पर जो मैच जीती है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी कुछ नहीं हुई है, लेकिन बॉलिंग उनका काफ़ी अच्छा रहा था, जिसके वजह से वो जीत गए एक इनिंग्स में 298 रन बनाने के बावजूद भी। अगला मैच और दूसरा मैच और आखिरी मैच भी जो हमें ओवल में देखने मिल रहा है। तो पहला मैच जो था ओवल का, जो बिल्कुल पहला मैच था, हमने यहाँ पर मैच ड्रॉ होते हुए देखा था। परफॉर्मर्स हमने यहाँ से कौन कौन से देखे थे? हॉलैंड, ऑर्गन, काफ़ी बार इनका नाम आ चुका है, काइल अबॉट, ओली पोप जो मेन मेजर परफॉर्मर्स थे, और डॉसन, ठीक है। और दूसरा और आखिरी मैच जो हुआ था ओवल में, हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी। लीड करा था किसने? जॉर्डन क्लार्क ने, केमार रोच ने। सरे ने विशाल स्कोर फिर से बना दिया। फिर से ओली पोप ने यहाँ पर विशाल स्कोर खड़ा किया। पहले मैच में 221 नॉट आउट, इस बार 131। इसके अलावा भी हाशिम आमला के स्कोर्स हैं, रॉडी बर्न्स के स्कोर्स हैं। और बॉलरों में से भी अबाउट आपको दिख जाते हैं। हैम्पशायर की बैटिंग यहाँ पर भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। केमार रोच ने निकाले थे 8 विकेट। मतलब लास्ट बार जो केमार रोच इस टीम के अगेंस्ट में खेल के गए हैं इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे, 10 विकेट्स उन्होंने निकाले थे दोनों इनिंग्स मिलाकर। जॉर्डन क्लार्क थे। इसके अलावा मतलब ओवरऑल डोमिनेशन, ठीक है। नोटिस करो, हैम्पशायर की बॉलिंग अगर अच्छी नहीं हुई तो उनके लिए जीत का कोई चांस नहीं है। वो तभी जीत सकते हैं अगर उनकी बॉलिंग अच्छी होती है, क्योंकि बैटिंग उनका स्ट्रेंथ कभी रहा नहीं है और बैटिंग यहाँ पर फिर से फेल हुआ है। ऑफकोर्स यहाँ पर भी उनकी तरफ से कुछ मेन प्लेयर्स नहीं खेले होंगे, तो वो एक था, लेकिन वही बात है, ठीक है। और लास्ट जो मैच हुआ था पिछले सीजन में, वो भी साउथहैम्पटन में ही हुआ था, हैम्पशायर के घर पे। फिर से ऑर्गन, कई बार इनका नाम आ चुका है, ये बॉलिंग पे भी काम पे आ रहे हैं और आगे बताऊंगा मैं, इनका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ सकता है। हॉलैंड का नाम आया है, जॉर्डन क्लार्क और बाकी ये कुछ बॉलर से। सरे की बैटिंग अच्छी नहीं रही। नोटिस करो हैम्पशायर कहाँ पे डोमिनेट कर रही है, ठीक है। जैसे ही उनकी बॉलिंग अच्छी हुई वो मैच में पकड़ लेते हैं। बारकर, एबॉट। और बारकर मैंने बताया साउथहैम्पटन का ग्राउंड होगा तो बारकर का नाम आएगा, और यहाँ पर आया भी था। एबॉट के नाम है, फॉलो ऑन करा था सारे को, सारे ने मैच बचा लिया था। बारकर और ऑर्गन यहाँ पर भी आए थे और मैच यहाँ पर हो गया था ड्रॉ। तो जो चीज़ आप देख सकते हैं, दो पहलू है, ठीक है। हैम्पशायर की टीम अगर वो बॉलिंग से अच्छा कुछ कर पाते हैं, और ये मोस्टली उन्होंने तभी करा है जब सरे की तरफ से मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वगैरह खेलते हैं, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं तो घुटने टेका है हैम्पशायर ने। जो एक मैच वो हारे थे वो हमने देखा है, लेकिन जब इंटरनेशनल अवेलेबल नहीं होते हैं तो हैम्पशायर की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रहती है,
ठीक है। इवन लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ भी वो जीत सकते थे, बस 2 विकेट की दूरी थी। तो ये एक चीज़ है, लेकिन बैटिंग आपको उनकी तरफ से उतना ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। आप नोटिस करेंगे ये मैच उन्होंने डोमिनेट करा था, सही है, फिर भी यहाँ पर आप अगर नोटिस करें तो 400 लगभग 500 रन अच्छा स्कोर है आप कहेंगे। हॉलैंड, ऑर्गन जो करंट स्क्वाड में है। अच्छा, और इसके अलावा कॉलिन डे ग्रैंडम थे जिन्होंने बहुत बड़ा 100 मार्कर रखा हुआ था। करंट स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो ये हॉलैंड और ऑर्गन ये नाम आए थे। उसके बाद नोटिस करो ये मैच हैम्पशायर जीती थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने बनाया था सिर्फ 300 के नीचे स्कोर, और परफॉर्मर्स में से वेदरली का नाम सिर्फ है। और यहाँ पर भी हैम्पशायर जीती है, यहाँ पर भी आपको उनकी तरफ से 436 देखने को मिलेंगे, जहाँ पर डॉसन, विंस और ऑर्गन, ठीक है। तो ये है, इन्होंने बहुत बड़े कुछ बैटिंग से कारनामे नहीं करे रखे हैं, डिक्लेरेशन करने का कोई सीन इनकी तरफ से नहीं आया है, 100 200 जैसे इंडिविजुअल स्कोर भी नहीं आए हैं, लेकिन बॉलिंग इनका अच्छा रहता है। और ये बॉलिंग तब सिकंजा ज़्यादा अच्छा कस पाती है जब सड़े की तरफ से मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन जब वो मेन प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं तब चीज़ें थोड़ी अलग रही हैं, जो हमने देखा है लास्ट जो मैच हुआ था ओवल में, जहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से सड़े ने हरा हुआ था। अब नोटिस करो सड़े का जीत और हैम्पशायर की जीत में डिफरेंस क्या है। सड़े ने यहाँ पर कैसे जीता, एक इनिंग्स और लगभग 300 रन, और ये 300 रन तो हैम्पशायर से बनते भी नहीं हैं, वो 300 रन से उन्होंने हराया। हैम्पशायर ने जीता कैसे, एक इनिंग्स 52 रन और यहाँ पर 272 रन से, ठीक है। तो ये सीन है, तो आप देख सकते हैं, तो ये है। तो वही बात है, दोनों टीम के दो तरह के पहलू रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा कि अभी क्या होता है, क्योंकि अभी तो सारे दोनों ही टीमों के लगभग मेन प्लेयर्स जो हैं सारे अवेलेबल हैं, तो तब दोनों टीमें क्या कर पाती हैं। लेकिन ये सीन है और ये मामला है दोनों टीमों की तरफ से। कुछ नामों को आपने गौर से देखा होगा, मैंने नोटिस करवाने की कोशिश करी है, स्पेशली इस ग्राउंड में जो मैचेस हुए हैं, तो उनको थोड़ा फोकस पे रखना है। मैं समराइजेशन नहीं करवा रहा, लेकिन आई होप आपने सही से उनको नोटिस करा होगा। आगे जाके वो चीज़ें हमारे काम पे ज़रूर से आने वाली है। मैं समराइजेशन नहीं करवा रहा, लेकिन ये सीन है, ठीक है। अभी हम बात करें ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड में तो आपने देखा है फ्लक्चुएशन में नहीं कहूँगा, रन्स बने भी हैं, बैटिंग कोलैप्सेस भी हुए हैं, सरे की तरफ से भी हुआ है, हैम्पशायर की तरफ से भी हुआ है। लेकिन वही बात है कि जब मेन प्लेयर्स अवेलेबल हुए हैं तो सरे की तरफ से बैटिंग कोलैप्स हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन हैम्पशायर की तरफ से जब मेन प्लेयर्स, उनके मेन प्लेयर्स जो इंग्लैंड स्क्वाड में आते जाते रहते हैं, उनमें से जेम्स विंस होते हैं और लियम डॉसन, ठीक है। जनरली इनके बाहर उतना ज़्यादा किसी को मौका नहीं मिलता है इंग्लैंड की टीम में आने जाने के लिए, तो इन दोनों के अलावा बाकी लगभग टीम सेम ही रहती है। तो हैम्पशायर की तरफ से ये बैटिंग प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिला है। बॉलिंग लेकिन इनका सही रहता है, बॉलिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ठीक है। इनकी तरफ से जो मेन बॉलर्स होते हैं उनको ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलता भी नहीं है, तो वो रह जाते हैं। लेकिन बैटिंग में जो मेन प्लेयर्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कभी कभार आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करें ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस गए हैं। अच्छा, नोटिस करना, ये जो पांचों मैच मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये पांचों ही मैच हैं सीजन एंड के मैचेस, ठीक है। अभी सीजन एंड के मैचेस में ऑफ कोर्स पिचेस में स्लोनेस आ जाती है, क्रैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्पिनर्स रोल पे आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन के फर्स्ट मैच से ही आपको ये चीज़ देखने मिल जाएगी, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत फॉलो कर लेना। तो सरे और मिडिलसेक्स के बीच मैच हुआ था, यहाँ पर बना था रॉडी मस्ट रन थे, पेसर्स का अपर हैंड है, मिडिलसेक्स को 160 पर निपटा दिया। जॉर्डन क्लार्क, केमार रोच, रीस टॉपली तीनों ही स्क्वाड में अवेलेबल है। सरे ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी दूसरे इनिंग्स पे भी, और यहाँ पर ओली पोप, रॉडी बर्न्स और ये आमला का स्कोर है। पेसर्स का अपर हैंड और मिडिलसेक्स ने मैच यहाँ बचा लिया था। देखिए वही मैं आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ कि रन बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं, ना ही बारिश हुआ है, लेकिन मैच इतना स्लो हो जाता है ना यहाँ पर एक स्टेज में आके कि मैचेस के रिजल्ट नहीं आते हैं। तो रोज फिर से आपको दिख जाते हैं। अगला मैच सरे और ग्लॉस्टरशायर के बीच में हुआ था। सरे ने विशाल स्कोर खड़ा किया 470, बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया। आमला के विशाल स्कोर रहे हैं, बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स थे। पेसर्स का अपर हैंड। ग्लॉस्टरशायर दोनों इनिंग्स मिलाकर भी उतने रन नहीं बना पाई, जहाँ से नोटिस करो स्पिनर्स के रोल नोटिस करो। मोडियाटी, विर्दी 9 विकेट, उसके बाद यहाँ पर विर्दी और मोडियाटी से 2 स्पिनर जिन्होंने 6 विकेट निकाले, ठीक है। तो एंड के मैचेस में ये चीज़ होता है। सरे और सोमरसेट के बीच में मैच हुआ, सोमरसेट ने बनाया 429। फिर से विर्दी, जॉर्डन क्लार्क का नाम कई बार आपको दिख जाता है, और जॉर्डन क्लार्क का एक एडवांटेज आपको ये मिलता है, ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। बाकी डैन मोडियाटी, रॉडी बर्न्स, जॉर्डन क्लार्क की बैटिंग यहाँ पर काम पे आई थी। स्पिनर्स 10 विकेट, ठीक है। सोमरसेट को 69 पर निपटा दिया, जहाँ पर मोडियाटी और रवि अश्विन खेल रहे थे, तो उन्होंने विकेट्स निकाले हुए थे, और सर ने इसे रिचेस कर लिया। स्पिनर्स का ही आपको बोलबाला देखने को मिल जाता है। अगला मैच एसेक्स और सरे के बीच में। अभी स्पिनर्स की बात हो और एसेक्स डोमिनेट ना करे, वो हो नहीं सकता। इनके तरफ से मतलब इफ़ नॉट बेस्ट तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर खेलते हैं काउंटी सर्किट के, साइमन हार्मर। तो आप नोटिस करो जैसे स्पिनर्स की बात आती है तो सरे का बैटिंग यहाँ पे ले गई थी एसएस की टीम। और इसके अलावा मोडियाटी, टॉपली वगैरह के विकेट से, आमला की कुछ स्कोर, स्पिनर्स का विकेट, और सरे को फॉलो ऑन भी करा दिया था, हालांकि उन्होंने मैच बचा लिया। और लास्ट मैच ग्लैमोरगन और सरे के बीच में हुआ था। ये लास्ट मैच था, बचा नहीं कौन से पिच पे मैच हो रहा था। 600-700 रन बन गया, टीमें डिक्लेयर देने लग गई। जहाँ पर बैटिंग मतलब 300-400 रन नहीं बन रहे थे, वहाँ पर 600-700 रन बनते लग गए। तो ये मैच थोड़ा सा अजीब ही हो गया। लेकिन यहाँ पर भी हमें जो चीज़ देखने को मिली कि ओली पोप, हसीम आमला, रायन पटेल, जेमी स्मिथ, फोक्स, ये कुछ परफॉर्मर्स थे, और ये कुछ बॉलर्स से इन्होंने परफॉर्म करा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है।
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर नोटिस आप कर सकते हैं अगर हम सीज़न के पहले मैचेस से कंसिडर करें तो वो है ये कि पेसर्स का यहाँ पर रोल रहता है, ठीक है। और इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे सड़े के करंट स्क्वाड को भी, तो भी आप देखेंगे कि ज़्यादा कोई मेन स्पिनर उन्होंने रखा नहीं है। कोई पार्ट टाइम स्पिनर हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उस तरह से मेन स्पिनर उन्होंने रखा नहीं है, ठीक है। लेकिन यही मैच अगर समझ लीजिए 5-6 मैचेस के बाद होता तो आपको दिख जाता कि स्पिनर्स वो लेकर चल रहे हैं, और एक नहीं 2 या 3 लेकर चल रहे हैं। तो पेसर्स का ही रोल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। हर तरफ की कंडीशंस के लिए आपके पास मतलब आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग है तो यहाँ पर आप टीमों को निपटा भी सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है तो यहाँ पर आप रन्स भी बना सकते हैं। कुछ नाम यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जिसका नाम लेना चाहूँगा वो है ओली पोप। ओली पोप बहुत कंसिस्टेंटली स्कोर बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्कोर्स बनाए हैं यहाँ पे। ओवरऑल ऊपर भी आपने देखा था ओवर के ग्राउंड्स पे एक 200, एक 134 या 174 ऐसा कुछ स्कोर था, यहाँ पे भी ऐसे स्कोर्स इनके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। वैसे भी परसेंटेज प्लेयर हैं ये होंगे सबकी टीम में, लेकिन ओली पोप कैप्टन हसन मटेरियल हैं। इसके अलावा हाशिम आमला आपको दिख जाते हैं, रॉडी बर्न्स दिख जाते हैं, ये 3 आपको मोटा मोटा दिख जाएंगे सारे की बैटिंग से। और बॉलिंग से केमार रोच तो पहले आपके लिए हो गए, ठीक है। बाकी जॉर्डन क्लार्क का भी नाम आपने देखा है, जिनकी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी काम पे आती है। इसके अलावा कभी कोई और आए हैं, लेकिन मोटा मोटा ये सीन रहा है, ठीक है। रन्स यहाँ पे बन सकते हैं, विकेट्स यहाँ पर गिरते हैं। सीजन के एंड में स्पिनर्स भी हमें रोल पे देखने को मिल जाते हैं। क्या पता इस मैच में भी आपको डे 4 में थोड़ा बहुत स्पिन देखने को मिल जाए, लेकिन उतना डोमिनेटिंग कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे मैचेस भी हुए हैं सीजन के एंड में जहाँ पर सारे 90% विकेट्स जो है स्पिनर्स लेके चले गए, तो वो एक सीन है, वो आप देख सकते हैं। तो ये है ओवरऑल कहानी। और भी डिटेल में अगर आपको देखना है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये है, मैंने ब्रीफली समझाने की कोशिश करी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। कुछ नाम, कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो हमारे काम पे लग सकती हैं। आगे जब हम टीम बनाएंगे उनको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई ग्राउंड की बातें, हेड टू हेड की चीज़ हम पहले बता चुके हैं। अभी हम आ जाएंगे प्लेइंग 11 की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। दोनों टीम एक एक मैच खेल चुकी है। सरे का लास्ट मैच जो था ड्रॉ हुआ था उनका, और हैम्पशायर ने अपना लास्ट मैच जो है जीता था। बॉलिंग बहुत ही अच्छी करी थी उन्होंने, मेरे ख्याल से उनके घर पे मैच हुआ था वो, लेकिन जो भी हो वो मैच उन्होंने जीता था। तो सारे की तरफ से ऐसा प्लेइंग देखने को मिल सकता है। रॉडी बर्न्स ओपनिंग करेंगे, उसके बाद रायन पटेल, हाशिम आमला, ओली पोप, बेन फोक्स, जेमी स्मिथ, विल जैक्स, केमार रोच, जेम्स टेलर, रीस टॉम्पली और जॉर्डन क्लार्क ऊपर आएंगे। ये मैंने थोड़ा नीचे नाम लिख दिया है, ये काफ़ी ऊपर आएंगे, याद रखना। अच्छा, इनमें से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, रॉडी बर्न्स, हाशिम आमला, ओली पोप, बेन फोक्स को भी आप लेकर चल सकते हैं, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और कीपिंग से भी पॉइंट आपको दे देंगे। केमार रोच और वहाँ से जॉर्डन क्लार्क, ठीक है। तो यहाँ से हो गए 6 प्लेयर्स। अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको बताता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा करके रखा हुआ है। हालांकि ये भी पॉइंट है कि क्योंकि हैम्पशायर की बॉलिंग अच्छी है तो शायद स्मॉल लीग में मैं अननेसेसरी रिस्क की अगर बात हो तो मैं लेने की सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन बड़ी लीग में आप देख सकते हो। तो पहला नाम जो है वो है रायन पटेल का। रायन पटेल ने लास्ट सीजन जो रॉयल लंडन कप हुआ था वहाँ से उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करा हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े इनिंग्स भी उन्होंने खेले थे। परसेंटेज कैप्टन हुआ करते थे उस टाइम पे कुछ मैचेस के लिए, अगर हम फैंटेसी की बात करेंगे तो। और इस सीज़न में भी इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले जो प्रैक्टिस मैचेस उन्होंने खेले थे उन्होंने कंसिस्टेंट स्कोर्स बना के रखे हुए हैं। कभी कभार बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अभी। अब तो ओपनिंग भी कर रहे हैं ये, तो अच्छा खासा पंट बन सकते हैं आपके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो। इसके अलावा बेंच पे आपको दिख जाएंगे कैमरन स्टील। कैमरन स्टील अगर खेलते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये काफ़ी हद तक स्पिन बॉलिंग का जो रोल है वो निभाएंगे। अभी टीम के पास प्रॉपर स्पिनर के तौर पे सिर्फ विल जैक्स हैं और शायद रॉडी बर्न्स थोड़ी बहुत बॉलिंग करा सकते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने कराया नहीं था उतना ज़्यादा बॉलिंग, लेकिन कैमरन स्टील एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। अगर यहाँ पर जो 4 पेसर्स खिला रही है टीम उनमें से किसी एक के जगह पर वो इंक्लूड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, इवन बैटिंग ही अच्छा खासा करा था उन्होंने लास्ट सीजन में रॉयल लंडन कप में जब ये डरहम से साइंड हुए थे। बॉलिंग उतना उनको नहीं दिया जाता, लेकिन ये पहले जो थे एक प्रॉपर बॉलर ऑलराउंडर की तरह काम आते थे। बैटिंग उनका बोनस था, लेकिन पिछले सीजन में बैटिंग उन्होंने बेटर करी थी बॉलिंग से। लेकिन वही बात है कि ये अच्छे खासे स्पिन ऑलराउंडर बन सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। हैम्पशायर की तरफ से बात करें तो लास्ट मैच में जो वेदरली, यान हॉलैंड, जेम्स भी सबने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। यान हॉलैंड ने बहुत बढ़िया, जो वेदरली ने काफ़ी बढ़िया 150 160 ऑट कुछ रन बनाया था और यान हॉलैंड ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। इसके अलावा निक गबिन्स जो पहले मिडिल सेस के और खेलते थे, तो मिडिल सेस का क्या है, मिडिल सेस का होम ग्राउंड होता है लॉर्ड्स, ठीक है। लॉर्ड्स भी लंदन में ही बिलोंग करता है, तो इस ग्राउंड के बारे में, इस कंडीशन के बारे में इनको काफ़ी आइडिया होगा। ये पहले मिडिल सेस के होकर काफ़ी दिनों तक खेल चुके हैं,
ठीक है, तो ये एक चीज़ है। बाकी इनकी कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, मैं बता नहीं सकता उस तरह से, और ये भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा लेते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस का कोई इशू नहीं हो रहा है तो। बाकी जेम्स विंस, बेन ब्राउन पहले खेलते ससेस के होकर जब वो खेलते थे सरे के अगेंस्ट में इस ग्राउंड पे जब उन्होंने खेला है, उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और ये फॉर्मेट भी बेन ब्राउन को काफ़ी पसंद होता है। बहुत लोग शायद इनके ऊपर फोकस नहीं करें बाकी पोजीशंस में और प्लेयर्स लेने के चक्कर में, लेकिन ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। एक ऐसे टीम में वो आए हैं जहाँ पर प्रॉपरली इनको यूज़ किया जाएगा। नहीं तो ससेस की टीम में क्या होता था कि उनके टॉप 3-4 बैट्समैन इतने स्ट्रांग होते थे कि इनको उस तरह से फोकस ही करने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी एक ऐसी टीम में वो आए हैं जिनकी बैटिंग उतनी स्ट्रांग है नहीं, ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटी भी इनके पास है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मूव है इनकी तरफ से और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं अगर आप देख सकते हैं तो। लियम डॉसन, फेलिक्स ऑर्गन एक बहुत ही यूनिक पंट के तौर पे आपके सामने आ सकते हैं। ये दूसरे स्पिनर के तौर पे काम कर रहे हैं और डॉसन के साथ, और इनके कई बार नाम आ चुके हैं इस फिक्चर में। बैटिंग से भी आया है, बॉलिंग से भी आया है, तो काफ़ी बढ़िया पंट बन सकते हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये सीजन इनके लिए ब्रेकआउट सीजन हो सकता है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, काउंटी की सिर्फ बात नहीं कर रहा। टैलेंट इनके पास काफ़ी है, लेकिन उनको उतना ढंग से मौके नहीं मिलते, लेकिन अभी इनको मौका मिल रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि बैटिंग इनकी थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, लेकिन जो भी हो धीरे धीरे वो भी शायद हो भी जाए। लेकिन काफ़ी सही प्लेयर हैं, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। कीथ बार्कर, जेम्स फुलर, काइल अबॉट और मोहम्मद अब्बास, पेस अटैकिंग की काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो यहाँ से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, यान हॉलैंड और वेदरली में से एक को ही लेके चलना है, ठीक है। दोनों को लेके चलने से क्या होगा कि आप बाकी सेक्शन से ज़्यादा प्लेयर्स को नहीं ले पाएंगे, जो अच्छी बात नहीं हो सकती है इस मैच में। गबिन्स अगर स्पेस हो ले लेना, नहीं तो मुझे लगता है स्पेस आप मैनेज कर पाओगे। जेम्स भी आपकी टीम में होने चाहिए। ब्रेन ब्राउन कोशिश करना लेके चलने की, अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी तो अलग बात है। उसके बाद लियम डॉसन, फेलिक्स ऑर्गन दोनों मैं कोशिश करूँगा लेके चलने की, तो यहाँ से समझ लो इन दोनों में से एक, जेम्स विंस, लियम डॉसन, फेलिक्स ऑर्गन, 4 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। और यहाँ पर काइल अबॉट और मोहम्मद अब्बास में से कोई एक। कीथ बार्कर वगैरह मैं अगर साउथम्पटन का मैच होता तो मैं शायद इनके ऊपर प्रायोरिटी देता भी, लेकिन यहाँ पर शायद मैं कंसीडर नहीं करूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं टीम बनाने के टाइम पे हम क्या कर पाते हैं। बेंच में मेसन क्रेन और ब्रैड व्हील हैं जो लास्ट मैच में खेले नहीं थे। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो साढ़े की तरफ से आमला बर्न्स के बीच में लोग जाते हुए आपको दिख जाएंगे अभी, और उसके बाद पोप और फोक्स अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, लेकिन आमला की तरफ वैसे भी लोग जाएंगे ज़्यादा, नाम लोगों ने सुना हुआ है क्योंकि इसके बाद रोच और रायन पटेल अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं और अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं टीम के होकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही है, तो देख सकते हैं आप अगर आपके पास स्पेस वगैरह हो तो। और जॉर्डन क्लार्क ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी है इनके पास, ये फॉर्मेट ये इनको काफ़ी पसंद है, तो बिल्कुल टीम में लेने लायक प्लेयर तो है ही। हैम्पशायर की तरफ से विंस और डॉसन के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद हॉलैंड, गबिन्स, वेदरली वो आप देख सकते हो, उनके बीच भी लोग जाएंगे। और उसके बाद बेन ब्राउन कीपर सेक्शन से और फेलिक्स ऑर्गन जो शायद बैटिंग सेक्शन में होंगे लेकिन प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह काम पे आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और काइल अबॉट, मोहम्मद अब्बास जैसे पेसर जो इंटरनेशनल क्वालिटी भी ब्रिंग करते हैं, और ये फॉर्मेट इन दोनों के काफ़ी पसंद है। स्पेशली मैं कहूँगा काइल अबॉट के बारे में, इनकी बैटिंग कई दफ़ा इस फॉर्मेट में काम पे आ चुकी है, तो अगर दोनों में से एक को लेकर चलना है ना तो काइल अबॉट पहले प्रेफरेंस होने चाहिए, और अगर आपके पास स्पेस हो तब भी मोहम्मद अब्बास को लेकर चलना, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर अभी के लिए बना के रखा है। ये लगभग मुझे लगता है कि ये 10 प्लेयर्स जो है ना मेरी टीम में हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा शायद मैं फेलिक्स ऑर्गन की तरफ देखूंगा अगर मुझे कुछ देखना पड़े तो, बाकी मुझे लगता है लगभग होंगे। फेलिक्स ऑर्गन अगर आप नहीं लेते हो तो यहाँ पर आप हॉलैंड और डॉसन दोनों को लेकर चल सकते हो, ठीक है। और अगर आप फेलिक्स ऑर्गन को लेते हो तो हॉलैंड, डॉसन में से एक को लेकर चलना है। लेकिन क्या है कि हॉलैंड, वेदरली, डॉसन इन तीनों को मैं यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहा कहीं से भी, क्योंकि बाकी के जो यहाँ से 4 बैट्समैन, कीपर हैं, कीपर को चलो आप चलिए कीपर किसी को भी ले लो, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा। बेन फोक्स रिकॉर्ड्स बेहतर हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस ग्राउंड पे वो हमेशा ही बेटर करते हैं, और वैसे परसेंटेज कीपर भी है तो कीपर को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। 4 बैट्समैन जो हैं ये ऑलराउंडर में 1 और ये बॉलर में 3, तो ये 7 प्लेयर्स 8 प्लेयर्स मेरे टीम में हो गए। बाकी के 3 या 2 स्लॉट्स के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। डॉसन, हॉलैंड ऑलराउंडर सेशन में है, दोनों को अगर आप लेते हैं तो आप वेदरली को मिस कर जाएंगे, तो वेदरली तो कहीं से ही मेरे टीम में मैनेज नहीं हो रहे हैं। और अगर दोनों में से एक को लेते हैं तब आप किसी एक के जगह वेदरली को ले सकते हैं, तो वो एक सीन है, अगर आप चाहो देख सकते हो। दोनों ही आपको ऑलराउंडर सेशन में मिल जाएंगे। हॉलैंड ज़्यादा बॉलिंग कुशन नहीं देंगे, लेकिन बैटिंग में ये बेटर करे हैं पास्ट में भी जो हमने देखा है, और इस सीजन में भी बेहतर स्टार्ट उन्होंने करा है। हालांकि वेदरली ने उनसे डबल रन बनाया था लास्ट मैच में, लेकिन ओवरऑल अगर आप सीजन की बात करेंगे तो हॉलैंड का नाम आपको दिख जाता है। और डॉसन कभी कभार नाम है, बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये बॉलिंग का भी कुशन आपको देते हैं, तो इनको छोड़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। काफ़ी लोग होंगे जिनको कुछ भी पता नहीं हो, वो इनको कैप्टन भास्कर नहीं बना सकते, कैप्टन शायद नहीं लेकिन वाइस कैप्टन तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा भी अच्छा काफ़ी लोग विल जैस के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है विल जैस के लिए बताने लायक। बैटिंग भी बहुत नीचे आते हैं, बॉलिंग भी कभी कभार कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन उतना कुछ खास इनके लिए नहीं है।
कीपर सेक्शन में बेन ब्राउन, ये एक ऑप्शन है जिनके ऊपर मुझे देखना मैं चाहता था देखना, लेकिन अभी के लिए स्पेस में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इनके ऊपर बिल्कुल दे सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में मुझे लगता है यहाँ पर बेस्ट जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होगा वो वेदरली का ही होगा। इनके तरफ काफ़ी लोग जाएंगे क्योंकि लास्ट में उन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर बना के रखा हुआ है। अगर आप चाहे ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ऑलराउंडर सेक्शन में किसी को मैनेज करना पड़ेगा, तो आप देख लेना। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में तो हो गया। बॉलिंग पे ये तीन ही मुझे सही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा शायद रीस्टॉपली के साथ लोग जा सकते हैं, लेकिन खास कुछ इनका नहीं है। कभी कभार कुछ विकेट्स हैं, लेकिन अगर हम मतलब बंचेस में विकेट की बात करें जो मैटर करेगा यहाँ पे, तो वो उनके खाते से हमें देखने नहीं मिला। जेम्स टेलर कभी कभार कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन इतना खास कुछ उनका भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं अगर आप बॉलर्स में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली यही मेरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर रोच और जॉर्डन क्लार्क मेरे लिए दो मेन बॉलर्स हो गए। शायद अगर मुझे लगे तो कुछ एक्स्ट्रा मैं ऐड कर सकता हूँ, अगर कोई कैमरन स्टील वगैरह खेलते हैं तो मैं देख सकता हूँ, नहीं तो शायद नहीं। और काइल अवॉर्ड, मोहम्मद अब्बास, फेलिक्स ऑर्गन, तीन यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शंस हैं हैम्पशायर की तरफ से। ठीक है, ये लास्ट जो स्लॉट है ना, यहाँ पे हॉलैंड, डॉसन और वहाँ पे बेन ब्राउन, ये तीन ऑप्शंस हैं जिनमें से आप एक को लेकर चल सकते हैं। और अगर आप ऑर्गन को ड्रॉप करते हैं तो उन तीनों में से, तीन सेफ प्लेयरों में से आप दो को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और वेदरली को भी, चलो चार प्लेयर में से दो। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो दो तीन ऑप्शंस जो मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आमला, ओली पोप और केमार रोच, ये तीन आपके लिए मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। केमार रोच मुझे लगता है कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जाएंगे, क्योंकि हैम्पशायर का क्या है कि इनकी बॉलिंग अच्छी है, कभी कभार बॉलिंग इनकी अच्छी हो भी जाती है, लेकिन बैटिंग को लेकर इनको हमेशा दिक्कत में आना पड़ता है। तो ये तीन आपके लिए अच्छे ऑप्शन हैं। अलग देखना है कुछ तो आप जॉर्डन क्लार्क के साथ भी जा सकते हो, मुझे लगता है कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट आपको देखे जाएंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। सेफ मुझे लगता है ओली पोप और आमला का कॉम्बिनेशन, या ओली पोप रोच, आमला रोच, ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। और थोड़ा अलग देखना है तो जॉर्डन क्लार्क के साथ आप जा सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में अगर कोई अपडेट्स वगैरह आती है तो वो वहीं पर शेयर होती है, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाना। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।